जय हिंद। आज हम शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझे, अर्थात राइट टू रिलीजन के बारे में समझे। आज हम शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में समझेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, ये दो आर्टिकल मुख्यतः हमें यह बताते हैं, 29 और 30। ये दो आर्टिकल है जिसमें शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में बताए गए हैं। और एक ऐसा आर्टिकल है जो 29, जिसमें सबसे पहला अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया था, या एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह हमारा आर्टिकल है 29, अर्थात 29 जो आर्टिकल है वो उसमें सबसे पहले अल्पसंख्यक की बात कही गई थी। तो चलिए देखते हैं, यह 29 और 30 केवल दो आर्टिकल अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में बात करता है। तो सबसे पहला हम आर्टिकल देखेंगे 29। 29 में दो बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात कहेंगे जाति एवं धर्म। जाति एवं धर्म के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप उसे वंचित नहीं कर सकते। किस आधार पर? और यह विद्यालय में बात की जा रही है, अल्पसंख्यकों लोगों के लिए बात की जा रही है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है, उसके जाति एवं धर्म के आधार पर आप उससे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, और ना उन्हें किसी भी विद्यालय संस्था में पढ़ने से आप उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं। किसे? जाति और धर्म। और जाति किस तरह होते हैं? तो जाति सभी कोई जानते हैं कि वे अपने जाति के रहते हैं। अब धर्म, पहला पॉइंट में कहा गया धर्म। अगर आप पारसी धर्म मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, तो आपको किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे कि ब्राह्मण एक धर्म के अंतर्गत होता है। ब्राह्मण का होता है मतलब सर में चुंदी लगाया हुआ, माथे में टीके लगा के भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उन्हें क्या आप उस शिक्षा संस्थान से उन्हें धर्म के आधार पर उन्हें कह सकते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप अपने अलग अथी कर लीजिए, यहाँ आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा? ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए हम किसी भी, चाहे वह ब्राह्मण है तो वह स्कूल में उनके धर्म के आधार पर उससे वंचित नहीं कर सकते हैं एजुकेशन से। वह टीका लगा के जाए, चाहे वह पगड़ी, पंजाबी लोग जैसे कि पगड़ी पहन के स्कूल में जाते हैं, तो विद्यालय में जाते हैं, तो उन्हें आप नहीं कह सकते हैं कि आप पगड़ी पहन के आइए। क्यों? क्योंकि उनका वह धर्म है पगड़ी पहनना। तो इस तरह से उनको हम धर्म से भी हम वंचित नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल 29 के ही दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि आप संस्कृति एवं भाषा, आर्टिकल 29 के दूसरा पॉइंट में संस्कृति एवं भाषा के आधार पर भी आप किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी बच्चे, स्टूडेंट या व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृति, जैसे कि अधिकतर विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेज चलती है। अब कोई व्यक्ति है जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो आप इंग्लिश आपको आती है कह के आप उसे प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते। आप उसको भी अधिकार है कि वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सके। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार है। क्यों? क्योंकि वह भाषा के अंतर्गत आता है, और यह आर्टिकल साफ कहता है कि आप भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने से आप नहीं रोक सकते। जैसे कि तमिलनाडु में साउथ की तरफ अधिकतर देखते हैं तो तमिल बोले जाते हैं। तो अब वो उन्हें अगर कोई हिंदी मीडियम स्कूल में अगर भेज दिया जाए तो वे तमिल बोलते हैं, तो इस आधार पर तो उनको वहाँ से वंचित नहीं कर देगा कि तुम्हारी भाषा अलग है। इस आधार पर किसी विद्यालय संचार में उसे रोका जाएगा? तो नहीं रोका जाएगा। उसे उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने की पूर्ण अनुमति दी जाएगी। तो हाँ, यह बात है कि वे, अब उनको लैंग्वेज से लेकर प्रॉब्लम है, तो वो तमिल आता है, उन्हें हिंदी उतनी बेहतर नहीं आती है। उसे ही साउथ इंडियन तरफ की हिंदी उनका बहुत ही कमज़ोर रहता है, अधिकतर वे इंग्लिश से बात करते हैं। तो उन्हें थोड़ा-सा अपने आप को सुधारने के लिए मौका दिया जाएगा कि हिंदी में वह किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। यह करना उस स्टूडेंट, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन अब भाषा के आधार पर किसी भी स्टूडेंट, विद्यार्थी या व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने से आप नहीं रोक सकते। अब दूसरा है संस्कृति। जैसे कि हमने उदाहरण में तमिल तमिल
साउथ इंडियन लोगों की ही बात की है, जिसमें से उन्हें हम उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति का मतलब खान-पान, रहन-सहन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो इसके आधार पर भी आप उन्हें भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि साउथ इंडियन के वे धोती पहन कर रहते हैं, तो उन्हें कह सकते हैं धोती पहनकर अगर वह विद्यालय जाते हैं, तो उन्हें नहीं कह सकते कि आप धोती पहन के क्यों आए हैं? विद्यालय से आपको वंचित कर दिया जाएगा, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह साफ आर्टिकल 29 कह देती है कि आप संस्कृति के आधार पर भी उसे किसी भी विद्यार्थी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। और उनके वे संस्कृति है, उनका धोती पहनना उनका एक कल्चर है। जैसे कि ओडिशा, ओडिशा में उन लोगों की जो होती है मतलब एक तरह से अजीब टाइप से उनके जनजाति होते हैं, वे लोग पर अपना दूसरे टाइप के कपड़ा पहनते हैं, तो उसे भी नहीं रोका जा सकता। जैसे पंजाब, पंजाब में अगर कोई पगड़ी लगा के चल गया, मान के कोई पंजाबी व्यक्ति है, झारखंड आया है या बिहार आया, तो बिहार आने के पश्चात वह पगड़ी लगाकर किसी विद्यालय संस्थान में चल जाता है, तो आप वहाँ के भी व्यक्ति को नहीं कह सकते कि आप क्यों पगड़ी लगा के इस विद्यालय में आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा या उसको पगड़ी को निकाल दिया जाए तब आपको पढ़ने दिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति है। पगड़ी पहनना उनकी एक संस्कृति है जिस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो आपको आर्टिकल 29 यही 4 बात कहते हैं जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा ये सब के बारे में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन आधार पर ही हम किसी भी विद्यालय में मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को कहा गया है कि जाति, धर्म, शिक्षा, संस्कृति के आधार पर किसी भी विद्यालय में हम उस अल्पसंख्यक व्यक्ति को शिक्षण ग्रहण करने से वंचित नहीं कर सकते। उन्हें पूर्ण अधिकार यह आर्टिकल देता है कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब आर्टिकल 30 में यह कहा गया है कि आपको बड़े जाति से या बड़े लोगों से बैठकर उनसे शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप में असहज महसूस होती है, तो आप अपना विद्यालय या संस्थान खुद का खोल सकते हैं। भाषा एवं संस्कृति के आधार पर आप खुद का विद्यालय संस्थान खोल सकते हैं। जैसे आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक धर्म, संस्कृति, भाषा अलग हो तो पर भी वह अपना विद्यालय संस्थान खोल सकते हैं। अर्थात कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने आप को बड़े जाति से बैठकर पढ़ने में असहज महसूस करता है अपने आप को। उसे कोई नहीं कहा जाता कहते हैं कि आप मत पढ़िए, लेकिन वे खुद अपने आप अंदर से असहज महसूस करता है, तो उन्हें अधिकार आर्टिकल 30 देता है कि आप इसके लिए आप विद्यालय खोल सकते हैं, अपने संस्थान खोल सकते हैं, वहाँ पे अपने भाषा चला सकते हैं। इसको इस विद्यालय के जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी शिक्षक होंगे, उनका जो वेतन भत्ता होगा वह सरकार के तरफ से दिया जाएगा और उन्हें पूर्ण रूप से सरकार की सहायता मिलेगी। या आर्टिकल 30 के अंतर्गत कहा गया। जैसे कि मुस्लिम एक धर्म है, उन्होंने अपना एक विद्यालय संस्थान खोल लिया, वहां उर्दू भाषा ही पढ़ाई जाती है। तो आर्टिकल 30 यही कहता है कि आपको असहज लगता है तो आप अपना विद्यालय संस्थान खोल सकते हैं, इसमें आपकी सरकार सहायता करेगी। अब कुछ छोटे-छोटे बात हैं जिसे यहाँ पे हम एक ब्रैकेट के अंतर्गत लेके रखे हैं। अब देखा जाता है कि अल्पसंख्यक तो होते हैं पर कितने? 4, 5 कितने कम रहेंगे जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहेंगे? तो इसकी जो गणना होती है स्टेट लेवल में की जाती है। मतलब स्टेट लेवल में अल्पसंख्यकों की गणना की जाती है। जो अल्पसंख्यक होते हैं वे 10% से अगर कोई भी जाति, कोई भी भाषा एवं धर्म के आधार पर कोई भी लोग अगर कम होते हैं भारत देश में तो उन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है और यह गणना हम स्टेट लेवल में करते हैं अल्पसंख्यकों की गणना। समझ गया क्या? अब पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो अल्पसंख्यक 2 आधार पर निर्धारित की जाती है। पहला जो आधार होता है निर्धारित करने का वह होता है धर्म और दूसरा जो उनका निर्धारित करने का जो आधार होता है अल्पसंख्यक वह होते हैं भाषा। अब धर्म के आधार पर ही भाषा को क्यों धर्म के आधार पर ही जो अल्पसंख्यक है उन्हें
क्यों अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है या निर्धारित की जाती है? इसके मुख्य कारण है, अगर धर्म के अंतर्गत देखें तो उन्हें धर्म में कोई भी अगर बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म की जो संख्या वह काफ़ी कम है, तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर दी जाएगी कि आप भा धर्म के आधार पर कम है, तो आप अल्पसंख्यक हैं। अब भाषा के आधार पर, जैसे कि हिंदी, हिंदी पूरे भारत देश में 44% बोली जाती है, वहीं इंग्लिश कुछ कम बोली जाती है, फ़ारसी, उर्दू, ये सब भाषाएँ थोड़ी-थोड़ी कम बोली जाती है, तो इन सभी श्रेणी को हम कहाँ डाल देंगे? हम अल्पसंख्यक के आधार पर डालेंगे। तो कभी भी अल्पसंख्यक का निर्धारण 2 आधार पर होता है। एक होता है भाषा और एक धर्म। अल्पसंख्यक का निर्धारण हम ये 2 आधार पर किए जाते हैं, परंतु आरक्षण जो दिया जाता है वह जाति के आधार पर दिया जाता है। आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? तो आरक्षण हमें जाति के आधार पर दिया जाता है, ना कि धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हमें आरक्षण नहीं दिया जाता है। क्यों धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है और जाति के आधार पर क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हम बताते हैं। मान के चलिए हिंदू एक धर्म है। अब हिंदू धर्म में कितने सारे जाति आते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, सॉरी एसटी नहीं, एससी, ये सब कितने सारे हिंदू कास्ट के व्यक्ति आते हैं। तो क्या हिंदू एक धर्म है? उस धर्म में को आरक्षण देंगे तो वहां जनरल को भी आरक्षण मिल जाएगा, ओबीसी को भी आरक्षण मिल जाएगा, एससी को भी आरक्षण मिल जाएगा, यानी सभी को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन अगर उस धर्म के अंदर जो जाति है, जैसे कि एससी, ओबीसी, ये दोनों को अगर हम जात इस इन दोनों को हम जाति के आधार पर आरक्षण देते हैं, ना कि धर्म के आधार पर देते हैं। अगर धर्म के आधार पर दिया जाता है तो जनरल को भी आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए हम जाति के आधार पर आरक्षण दिए जाते हैं, ना कि धर्म के आधार पर दिए जाते हैं। तो आप ये सभी के बारे में अच्छे से समझ हो गए कि अल्पसंख्यक अभी किसी भी भाषा, धर्म, संस्कृति के लोग मानने वाले उनकी संख्या 10% से कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित की जाएगी और इसकी गणना स्टेट लेवल में की जाती है। अल्पसंख्यक 2 आधार पर होते हैं, धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक चुने जाते हैं। आरक्षण हमेशा जाति के आधार पर दिए जाते हैं। इसके बारे में आप लोग समझ गए हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल होगा वे संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा, जिसके वीडियो हम अगले कक्षा में समझेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।